नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको मेरी क्लास रात्रि 9 बजे अवेलेबल होती है राजस्थान 360 चैनल पर। तो अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर में जाकर अपनी अनअकैडमी को लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है आरपीएस। फ्री स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए आप मेरा रेफरल कोड 10VV का उपयोग करें। इससे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस जो है अनअकैडमी पर वो सारी की सारी जो है दिखाई देगी। बेनिफिट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। लाइव क्लासेज में अपने डाउट जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। गोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्युएट कर सके इसलिए लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल है और अनलिमिटेड एक्सेस। जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी एजुकेटर्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जितने भी कोर्सेज हैं हमारे उन सभी कोर्सेज को भी आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस कोर्स व फ्री कोर्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया का जो है नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही आपको जो आर स्टूडेंट आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम और आंसर राइटिंग के सेशंस अवेलेबल हैं, वो भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है एक स्कॉलरशिप टेस्ट। उस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप जो है ज्वाइन जरूर कीजिए। उसमें फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। फर्स्ट रैंकर को 100%, सेकंड व थर्ड रैंकर को जो है 50% और 4 से 25 रैंक जिनकी भी आती है उन सभी को जो है 25% स्कॉलरशिप। वही 12 महीने का कोर्स जो है हमारा यहाँ पर 2 महीने के लिए अवेलेबल है और 24 महीने का कोर्स जो है आपको 3 महीने के लिए फ्री अवेलेबल मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर चलाई जा रही है, उन टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है किस डायरेक्शन में चल रही है आपको एक एक आइडिया रहे। कुछ न्यू बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, इनको आप ज्वाइन जरूर कीजिए न्यू बैच कोर्सेज को। और यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इन सभी को आप मेरे रेफरल कोड 10VV के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की प्रिपरेशन आपको एक साथ में मिलेगी। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है एक साथ में और साथ ही आपको अवेलेबल है 10% डिस्काउंट के लिए 10VV डिस्काउंट कोड। एक साल का कोर्स हमारा 7,000 रुपये का है, इसमें 700 रुपये आपके कम हो जाएंगे। एक साल का कोर्स लेते हैं तो 6,300। वही 2 साल का जो कोर्स है हमारा 8,400 रुपये का है और इसमें 840 रुपये कम होकर ये 7,560 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल होता है। एक साल का कोर्स हमको मात्र 15 रुपये पर डे के हिसाब से और 2 साल का कोर्स 9 रुपये पर डे के हिसाब से आपको अवेलेबल होता है। 10VV रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न, मानसून शब्द किस भाषा से बना? मानसून शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर कौन से भाषा से हुई है? अरबी, लैटिन, फारसी और इनमें से कोई नहीं। और जितने भी यहाँ पर आप जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। मानसून शब्द की उत्पत्ति इनमें से कौन सी भाषा से हुई है आपको ये बताना है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मानसून जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है और मौसम तो ये हमारा हो गया एक अरबी शब्द। वही मौसम का अर्थ होता है पवनों का ऋतुओं के अनुसार उलट जाना। पवनों का ऋतुओं के अनुसार उलट जाना ये हमारा अर्थ होता है मौसम का। मतलब मानसून का अर्थ भी यही हो गया पवनों का ऋतुओं के अनुसार
विपरीत हो जाना, मतलब कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ पर पवन दक्षिण पश्चिमी चलती है, तो वही शीत ऋतु में इसको ये हमारी है उत्तर पूर्व, मतलब कि एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी। पवनों का ऋतुओं के अनुसार उलट जाना, यही हमारा क्या कहलाता है, मानसूनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा जो है इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो समवर्षा रेखा जो दो भागों में बांटती है, तो यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो ए आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में होने वाली महावट के बारे में असत्य कथन को चुनना, ये जरूर ध्यान रखिए आप, असत्य कथन जो है उसको उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर असत्य है, तो असत्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डी जो स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पर डी जो है, महावट के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है, महावट के साथ में जो है नहीं होती मूसलाधार वर्षा। इसके अलावा सारे स्टेटमेंट जो हमारा सही है। महावट से सर्वाधिक फायदा व सर्वाधिक नुकसान किस फसल को होता है? सबसे अधिक फायदा और सबसे अधिक नुकसान जो है यहाँ पर इनमें से किस फसल को होता है, ये आप लोगों को बताना है। महावट से सबसे अधिक फायदा और सबसे अधिक नुकसान की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो महावट से सबसे अधिक फायदा व सबसे अधिक नुकसान जो है यहाँ पर गेहूं व धनिया, बिल्कुल डी जिन्होंने भी आंसर दिया है यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, गेहूं व धनिया। राजस्थान में महावट का आगमन कब होता है? तो इनमें से वह कौन सा समय है जब राजस्थान में महावट का आगमन होता है? सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर और दिसंबर जनवरी। तो राजस्थान में महावट का आगमन कब होता है? तो दिसंबर जनवरी, बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं, दिसंबर जनवरी। सर्दियों में जो वर्षा होती है वही महावट कहलाती है। राजस्थान में महावट होती है, इनमें से किसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में महावट होती है? उपोष्ण चक्रवात से, शीतोष्ण चक्रवात से, भूमध्य रेखीय चक्रवात से और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो महावट किसके परिणाम स्वरूप होती है राजस्थान में? तो राजस्थान में महावट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी हम बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, शीतोष्ण जो है चक्रवात से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे जो है महावट से रिलेटेड ही है। राजस्थान में महावट होती है हिमालय की ठंडी हवाओं से, भूमध्य रेखीय ठंडी पवनों से, उत्तरी पश्चिमी ठंडी पवनों से और पश्चिमी ठंडी पवनों से। तो राजस्थान में महावट जो है इनमें से किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो राजस्थान में महावट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल जो है यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं, पश्चिमी ठंडी पवनें, बिल्कुल सही आंसर है आपका। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला,
वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर करता है, होती है जहाँ पर? सर्वाधिक वर्षा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह हमारा झालावाड़ है। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं, झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है। चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जो है इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वह जैसलमेर में है। जैसलमेर में जितनी दिन में गर्मी पड़ती है उतनी ही रात में सर्दी हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन सा है? वह कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर का है, ये बताना आपको। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर हम बात करूँ तो पश्चिमी क्षेत्र है, बिल्कुल बी सही आंसर है आपका। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में आपको पता है यहाँ पर थार का डेजर्ट, थार का मरुस्थल है। बी बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, तो इनमें से वे कौन सा जिला है जो सबसे अधिक गर्म है, का बताना है आपको। सर्वाधिक गर्म जिले की अगर हम बात करें, बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, चूरू सबसे गर्म जिला है हमारा। लू के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, ये आपको बताना है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क प्रचंड गर्म हवा है, ये थार के मरुस्थल में चलती है। सामान्य गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक स्थायी पवन। तो सही नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह एक स्थायी पवन नहीं है, यह एक स्थानीय पवन। पहली चीज, स्थानीय पवन है और ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ना कि शीत ऋतु में। तो यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्थायी पवन का मतलब जो है हमेशा चलती रहती है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? हमारे राजस्थान में इनमें से कौन सी जलवायु नहीं मिलती हमको? ध्रुवीय, अर्ध शुष्क, शुष्क और आर्द्र। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सी जलवायु नहीं पाई जाएगी हमारी यहाँ पर। तो राजस्थान में हमारे यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु नहीं मिलती। बिल्कुल ये सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। कॉपेन के जलवायु प्रदेश जो कॉपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, तो उन प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या था, ये आप लोगों को बताना है। वायुदाब, वर्षा, धरातल और वनस्पति।
तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति है। डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण, तो इनमें से कौन सा कारण है हमारे राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का? ग्रीष्मकालीन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, पछुआ पवने और पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में जो वर्षा होती है हमारा, उसका प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल, जो भी आप डी आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा कितनी होती है राजस्थान में हमारे? तो औसत वर्षा कितनी होती है राजस्थान में, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सी 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, तो इनमें से वह कौन सा जिला है राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र है? जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही और झालावाड़। तो आर्द्र जिले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर झालावाड़ जो है सबसे आर्द्रता युक्त जिला। महावट इनमें से किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, मानसूनी पवने और उपरोक्त सभी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो महावट जिससे होती है, तो महावट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महावट पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का औसत कम होता है, किस दिशा की ओर कम होता है ये आपको बताना है। तो औसत कम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है औसत कम होता जाता है, घटता जाती है वर्षा की मात्रा। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग उससे कितने प्रतिशत वर्षा होती है? जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है हमारे राजस्थान में आता है, उससे कितने प्रतिशत वर्षा होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्षा होती है हमारी 80 से 90%, सर्वाधिक वर्षा उसी से होती है। शीत ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान की अगर हम यहाँ पर बात करें
तो 12 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमारा ये रहता है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर। राजस्थान में सबसे पहले मानसून कौन से जिले में प्रवेश करता है? तो इनमें से वे कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? जालोर, बांसवाड़ा, सिरोही और जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है यहाँ पर, तो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान का दक्षिणी छोर कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान में प्रतिवर्ष औसतन 29 दिन वर्षा होती है। राज्य में जिला जिला स्तर पर राज्य में जिला स्तर पर सर्वाधिक 40 दिन झालावाड़ में और 38 दिन बांसवाड़ा में और सबसे कम 5 दिन जैसलमेर में वर्षा होती है। और डी सभी कथन सत्य है। बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमारे सही है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, तो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राजस्थान का जो है कृषि जलवायु खंड कौन सा है इनमें से? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, किंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान और शुष्क पश्चिमी मैदान। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये शुष्क पश्चिमी मैदान, डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदान। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारा कृषि जलवायु खंड के बारे में पूछा गया। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन थे। व्लादिमीर कोपेन जो है यहाँ पर कौन से देश से थे? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो व्लादिमीर कोपेन जो है इनमें से कौन थे? तो व्लादिमीर कोपेन जो है यहाँ पर कहाँ से थे? तो व्लादिमीर कोपेन एक जलवायु वेता जर्मनी से थे। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में आते हैं? वह कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं? झालावाड़ और जयपुर, सीकर व झुंझुनू, करौली व दौसा, भरतपुर व धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान जो है यहाँ पर कौन से जिलों से आते हैं? तो उसकी अगर हम बात करें तो झालावाड़ व जयपुर हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ये हमारा सही आंसर। सागवान मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? वे कौन से जिले हैं राजस्थान के जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हमको सागवान मिलेंगे? डूंगरपुर व उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़, सिरोही व उदयपुर। सागवान मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? तो सागवान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सागवान सर्वाधिक होते हैं डूंगरपुर व उदयपुर में। बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है ये आप लोगों को बताना है। काली मुसली, सालर, अर्जुन और शंखपुष्पी। हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? तो अर्जुन बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, सी।
कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन राजस्थान के 58.19% क्षेत्रफल पर है। मिश्रित पतझड़ वाले वन क्षेत्र में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उपरोक्त सभी, और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का जो है यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। सबसे कम वन क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में? तो ये राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है राजस्थान के चूरू में है, न कि जैसलमेर में। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें से वे कौन सा दिन है? उस दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 28 जनवरी, 15 फरवरी और 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? और आप जितने भी जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है क्लास में। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में अगर हम बात करें तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है? सही स्टेटमेंट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। वन भूमि को बांधे रखते हैं। दूसरा, वन बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तीसरा, वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं। चौथा, वन वायु को प्रदूषित रहित व स्वच्छ रखते हैं। और पांचवा, ये मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर सारे स्टेटमेंट, चार आप जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर है हमारा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। तो इनमें से वे कौन सी सन व तिथि है, महीना, जब राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया जाता है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर फरवरी 2010 में पहली वन नीति का अनुमोदन किया जाता है। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है, तो वन मंडलों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 8, 10, 12 और 14। कितने वन मंडल हैं हमारे राजस्थान में? राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, न कि भारत की। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 वन मंडल हैं। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर है। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मानसूनी वन, विश्वतीय वन, टैगा वन और मरुस्थलीय वन। बबूल के वन आप सभी लोगों को पता है मरुस्थलीय वन है, हमारे राजस्थान में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुगंधित घास जिसे पशु नहीं खाते हैं उसकी सुगंध के कारण? मोतियों, सुगनी, उपरोक्त दोनों और
सेवण। तो इनमें से वे कौन सी सुगंधित घास हैं जिसे पशु नहीं खाते हैं? तो पशु जो है यहाँ पर मोती और सुगनी नहीं खाते। खस व पामरोजा निम्न में से किस जगह पर पाया जाता है? तो इनमें से वे कौन सी जगह है जहाँ पर खस व पामरोजा मिलता है? नाथ द्वारा, लाठी क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र और नागपुर क्षेत्र। तो खस व पामरोजा हमको मिलता है भरतपुर क्षेत्र में। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु मतलब कि जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इनमें से कौन सा है हमारे इंडिया का? कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है और पॉइंट कोलिमोर। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु या सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंदिरा पॉइंट ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो ग्रेट निकोबार पर। कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर आपको विचार करना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान व नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा, मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट जो है हमारे उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। सही स्टेटमेंट की अगर मैं आप बात करूँ तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें हाई प्रेशर बेल्ट से जो है मेडिटेरियन सी की ओर जो चलती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें और इनमें से कोई नहीं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली हमारी पवनें कौन सी है? तो उन पवनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड जो है हमारी कहलाती है वह। हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो वह कौन सा मंडल है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। हवाई जहाज इनमें से वह कौन सा मंडल है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है हमारे यहाँ पर समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप नाम से पता चलता है जहाँ तापमान समान रहता है, वायुयान जो है वहाँ पर उड़ान भरते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो इनमें से वह कौन सी है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत इनमें से कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल।
तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार और इनमें से कोई नहीं। चक्रवात जो होते हैं उनकी आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। चक्रवात की आकृति जो है इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार, बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र, जो चक्रवात का शांत क्षेत्र होता है मध्य में, वह क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र और गर्त। चक्रवात का शांत क्षेत्र इनमें से क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र और गर्त। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है यहाँ पर चक्षु कहलाता है, ये हमारा सही आंसर होगा, चक्षु। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? इनमें से कौन से सन में स्वेज नहर का निर्माण जो है यहाँ पर हो जाता है? और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्वेज नहर का निर्माण इनमें से कौन से सन में होता है? 1905 में, 1854 में, 1897 में, 1899। स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण यहाँ पर होता है 1854 में, बिल्कुल बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? इनमें से वे कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? टू नहर, पनामा नहर, कील नहर और स्वेज नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में कौन सी नहर मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कील नहर होगा, सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रा नहर कौन से देश में स्थित है? तो क्रा नहर जो है इनमें से कौन से देश में है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भारत। क्रा नहर कौन से देश में स्थित है? तो बिल्कुल थाईलैंड में स्थित है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर, तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कील नहर, तू नहर, स्वेज नहर और पनामा नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर बिल्कुल स्वेज नहर, ही हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी? तो इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें से अर्मेनिया की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? वह कौन सी झील है जो तंजानिया व युगांडा के मध्य है? मलावी झील, चाड झील, विक्टोरिया झील और इनमें से कोई नहीं। कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, निर्माण करती है? तो लेक विक्टोरिया, इनके मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा युगांडा व तंजानिया के मध्य। तो आप जरूर ध्यान रखना, विक्टोरिया जो लेक है तीन देशों में है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील कौन से देश में? वॉन झील कौन से देश में है आप लोगों को बताना है। चीन में, तुर्की में, इराक में और फ्रांस में। तो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है वॉन झील कौन से देश में है? तो वॉन झील जो है तुर्की में है। बी हमारा सही आंसर होगा, तुर्की। स्वेज नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर? कितने किलोमीटर की लंबाई है हमारे स्वेज नहर की? 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर और 98 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 168 किलोमीटर की लंबाई है स्वेज नहर की। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो इनमें से वे कौन सी नदी है राजस्थान की जिसे हम रुंडित सरिता के नाम से जानते हैं? वाकल, खारी, बाणगंगा और कोठारी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। रुंडित सरिता के नाम से किसे जाना जाता है? रुंडित सरिता के नाम से यहाँ पर किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल बाणगंगा को जाना जाता है। सी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर बाणगंगा सही आंसर है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर पुनः मुड़ जाती है। तो इनमें से वे कौन सी नदी है? माही, काली सिंध, चंबल और लूणी। तो वह कौन सी नदी है? तो माही नदी जो है यहाँ पर है वो नदी जो दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर मुड़ती है और वापस जो है पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इजरायल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी इनमें से किस अपवाह तंत्र का भाग? तो इजरायल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अफवाह और आंतरिक अफवाह।
इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी इनमें से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो उसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो ये बिल्कुल बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों में सही अवरोही क्रम, तो इनमें से अपवाह की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आप लोगों से पूछा गया है, तो ये आपको बताना है कौन सा होगा हमारा यहाँ पर। तो अफवाह की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बनास, लूनी, चंबल और माही राजस्थान में अफवाह की दृष्टि से आप लोगों से पूछा गया था, तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर होगा, न कि ए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। माही झाखम, लूनी सूखड़ी, बनास मेज और चंबल पार्वती। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बनास और मेज जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कि मेज बनास की सहायक नदी नहीं है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी, तो इनमें से वह कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है? मेंथा, कांतली, खंडेल और रूपनगढ़। तो यहाँ पर कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? तो कांतली है। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदी है, तो इनमें से वह कौन सी है? माही, बनास, साबरमती और काली सिंध। तो अनास, एराम व सोम जो है यहाँ पर माही की सहायक नदियां है। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, माही। कोसी व काली सिंध जिस प्रवाह से जुड़ी है, तो कोसी नदी व काली सिंध नदी जो है इनमें से कौन से प्रवाह से जुड़ी हुई है? सिंधु नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। कोसी व काली सिंध नदियां जिस प्रवाह से जुड़ी है, इनमें से वह कौन सा प्रवाह है? उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो गंगा नदी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर? तो इनमें से वह कौन सी नदी है जहाँ पर रणकपुर जैन मंदिर आपको मिलता है? माही, गंभीरी, बेड़च और मथाई। रणकपुर का जैन मंदिर कौन से नदी के तट पर है, ये आप लोगों को बताना है।
तो रणकपुर का जैन मंदिर हमारी मथाई नदी के तट पर है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं, आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो इनमें से वह कौन सी नदी है जिस पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है? बनास, चंबल, काली सिंध और लूनी। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज का निर्माण यहाँ पर कौन सी नदी पर किया गया है? तो हैंगिंग ब्रिज का निर्माण यहाँ पर बिल्कुल चंबल जो आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही मतलब जो है यहाँ पर कौन सा युग्म सही है? कांठल की गंगा और नदियों के लिए कामधेनु के लिए बनास व काली सिंध, लूनी व परबन, जोजरी व बाणगंगा, माही और चंबल। कांठल का गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का सही युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर डी जो है हमारा यहाँ पर माही और चंबल जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं? तो इनमें से वह कौन सा जिला है जहाँ पर चंबल नदी नहीं है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वह कौन सा जिला है जहाँ पर चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो झालावाड़ जो है हमारे यहाँ पर, वहां से चंबल नदी नहीं गुजरती। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? इनमें से वह कौन सी नदी है जो बीकानेर में प्रवाहित होती है? घग्गर, कंकाती, हारी और इनमें से कोई नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो कोई भी नदी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ियाँ और अरावली पर्वत श्रृंखला। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है यहाँ पर, सॉरी, मानस वाकल नदी का जो है उद्गम स्थल आप लोगों से पूछा गया है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ और अरावली पर्वत श्रृंखला। तो मानस वाकल नदी के उद्गम की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सी आंसर होगा हमारा, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट यहाँ पर कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही, साबरमती, सोम और चंबल। बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है?
बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो माही नदी प्रवेश करती है। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, माही। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर, झालावाड़, मध्यमिका, झालरापाटन और बूंदी। तो इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा हुआ है? चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ नगर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं आप, झालरापाटन। जवाई नदी लूनी की प्रमुख सहायक नदी है। यह लूनी नदी में जो है किस ओर से मिलती है? तो मतलब कि जवाई नदी जो है यहाँ पर लूनी की जो सहायक नदी है, लूनी में किस ओर से मिलती है? दाई ओर से, बाई ओर से, उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से। जवाई नदी जो है लूनी नदी में किस दिशा से मिलती है? जवाई नदी लूनी नदी में जो है लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है, बाई ओर से मिलती है। वाकल, चेई, हथमती, मेसवा, बेतरक एवं माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ? तो ये नदियाँ जो है यहाँ पर इनमें से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और मानसी। वाकल, सई, हथमती, मेसवा व वेत्रक। उसके अगला आंसर की अगर हम बात करें तो बी, बिल्कुल ये साबरमती की हमारी सहायक नदियाँ है, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कोटा बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी, वह कौन सी नदी है जो कोटा और बारा की सीमा बनाकर बहती है? आहू, काली सिंध, परमन और पार्वती। कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी, तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो काली सिंध नदी जो है कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहती है। चंबल नदी की सहायक नदियां निम्न नदियों में से कौन सी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? तो ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां हैं, पर इनमें से कौन सी सबसे पहले चंबल में मिलती है? छोटी काली सिंध, परवन, पार्वती और सीन। चंबल नदी की सहायक नदी निम्न नदियों में से कौन सी सर्वप्रथम चंबल नदी में मिलती है? तो इनमें से सबसे पहले चंबल नदी में मिलने वाली नदी जो है यहाँ पर छोटी काली सिंध है, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप लोग, सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी, तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो गोगुंदा के पठार से होकर बहती है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और कोठारी नदी। तो आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्न करेंगे हमारे। निम्नलिखित में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? तो गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी जो है यहाँ पर बनास नदी, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और 10 BB मेरा रेफरल कोड है। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के समय, चाहे
10% डिस्काउंट आपको मिलेगा और साथ ही फ्री स्पेशल क्लासेज अगर आपको देखनी है तो आप मेरे रेफरल कोड 10BB के साथ में अनअकैडमी पर रजिस्टर कर सकते हैं। लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक।